हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MIOQ स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बायोलॉजी के पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोगों से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। तो आप जानते हैं दोस्तों, सजीव में इन तीनों में से तीनों पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी मेरा सही होगा। क्योंकि सजीव में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, पोषण, श्वसन और जनन, तीनों चीज पाए जाते हैं। तो चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। देखिए दोस्तों, यह हमारा ऑप्शन ए, श्वसन से ही शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, इसीलिए यह हमारा ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। क्योंकि श्वसन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है और इसीलिए इसे जैव प्रक्रम का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है दोस्तों। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। आप 2-4 बार बोलिएगा तो आपको भी आदत हो जाएगा। इसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो आप याद कीजिएगा, 2-3 बार बोलिएगा तो आपको भी आ जाएगा। तो चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। और हमारा चौथा क्वेश्चन है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है दोस्तों, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या दोस्तों होती है हमारा 3 होता है दोस्तों। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। तो चलिए हम अपना पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट बिना देरी किए हम आपको लिए चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है हमारा, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है दोस्तों। आप अगर पढ़े होंगे सही से तो आपको याद ही होगा कि अमीबा अपना भोजन उत्पाद द्वारा ग्रहण करता है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और इसी के साथ छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों कि एडीपी, ये तो नहीं है, एटीपी। यस, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि एटीपी ही हमारा सार्वजनिक वाहक है। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है दोस्तों। हमारा मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में श्वसन वर्णक पाया जाता है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आठवां क्वेश्चन है हमारा, निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है। निःश्वसन द्वारा वायु में निकली निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है। वायु में रहती है दोस्तों CO2 रहती है। यस, ऑप्शन ए ही हमारा उत्तर सही होगा। CO2, यस, CO2 ही सही है। तो चलिए हम अपना नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है हमारा दोस्तों, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होता है। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया आरंभ होता है दोस्तों मुख गुहा से आरंभ होता है दोस्तों। मुख गुहा से ही आरंभ हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट को लगता है, ये गलतफहमी होती है कि वह भोजन जो हम खाना खाते हैं, खाना बेसिकली खाना को ही भोजन बोलते हैं,
तो ये भोजन आमाशय में जाके वहाँ से पाचन स्टार्ट होता है, लेकिन ये गलत है। ये मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। जब से आप मुंह में डालते हैं उसी के समय पाचन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुख गुहा से ही मनुष्य की पाचन क्रिया आरंभ हो जाता है। तो चलिए अपना 10वां प्रश्न देखते हैं हम। और 10वां प्रश्न ये है हमारा, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं अस्थि, ये तो नहीं है। दांत के सबसे ऊपरी परत को एनामिल कहते हैं दोस्तों। यस, ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। दांत के सबसे ऊपरी परत को एनामिल कहते हैं। और 11वां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो चलिए देखते हैं हम अपना ऑप्शन क्या क्या है। यकृत, फेफड़ा, अग्न्याशय, वृक्क। इनमें से हमारा कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है दोस्तों? आप देख सकते हैं अग्न्याशय हमारा उत्सर्जी अंग नहीं है, क्योंकि ये तीनों यकृत, फेफड़ा और वृक्क, ये तीनों में से तीनों उत्सर्जी अंग है, लेकिन यह अग्न्याशय हमारा उत्सर्जी अंग नहीं है। बारहवां प्रश्न है हमारा, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है दोस्तों? आप जानते ही होंगे, पहला क्वेश्चन जैसा ही ये भी क्वेश्चन है। वह हमारा वृक्क, आप जैसे कि देखे हैं कि वृक्क एक उत्सर्जन अंग था, तो वैसा ही वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? सवाल उसी प्रकार है दोस्तों। वृक्क एक उत्सर्जन अंग है, एक उत्सर्जन अंग है, इसीलिए ऑप्शन उत्तर मेरा सही होगा सी। क्योंकि एक वृक्क उत्सर्जन अंग ही है, जो कि जैसे हम पिछला क्वेश्चन में देखे कि वो तीनों में से तीनों के उत्सर्जन अंग थे, जिसमें उत्सर्जन भी था। तो ये क्वेश्चन इसीलिए हमारा सही होगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन। चलिए हम अपना 13वां क्वेश्चन देखते हैं। और 13वां क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों, प्रत्येक गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या होती है हमारा दोस्तों, लगभग बताया गया है दोस्तों, नेफ्रॉन की संख्या होती है 10 लाख होती है दोस्तों नेफ्रॉन की संख्या। अप्रोक्स में माना गया है दोस्तों, कंफर्म मतलब एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्स में माना गया है 10 लाख। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरा 14वां क्वेश्चन है। तो 14वां क्वेश्चन है हमारा, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक बार स्किप करना आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट सकता है। तो इसीलिए आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और सोच समझ के सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, और आप जान ही सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो मेरा 14वां क्वेश्चन है, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों गोंद, टेनिन, रेजिन, इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है हमारा उत्सर्जी पदार्थ, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ, तीनों के तीनों उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसलिए ऑप्शन मेरा सही उत्तर होगा डी। आपको ऑप्शन बहुत सारे घुमा के देंगे, तो आपको डरना नहीं है, आपको सही से ऑप्शन उत्तर प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न के साथ ही साथ उत्तर ध्यान से पढ़ना है। आपको कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप सरल तरीके से प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम अपना दूसरा 15वां क्वेश्चन देखते हैं। और 15वां क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? देखिए दोस्तों, उसी प्रकार ये भी सवाल है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन है दोस्तों किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ? अब देखिए, बाबुल, पीपल, कनेर, चिड़। तो यह है दोस्तों चिड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन चिड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्तों? ये आप सब जानते ही होंगे
जैसे कि सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश में ही हमारा प्रकृति का प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण से ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। इसीलिए ऑप्शन मेरा ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, प्रकाश संश्लेषण। 17वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? तो यह है दोस्तों हमारा, इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा दोस्तों डीटीपी तो नहीं, पीडीपी भी नहीं है दोस्तों, एटीपी ऑप्शन मेरा सही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा एटीपी। एटीपी हमारा कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है, एटीपी को। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? आप जानते ही होंगे शायद, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। आप घबराइए मत, क्योंकि जो चीज़ नहीं जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं, उसी के लिए खास करके वीडियो है। और ये मेरा 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन सही उत्तर होगा, मृतजीवी। कवक में पोषण की विधि पाई जाती है मृतजीवी। मृत मीन्स मृतजीवी। मृतजीवी किसे कहते हैं दोस्तों? मृतजीवी उसे कहते हैं जो भी सजीव कुछ मर चुका है, जो मृत शरीर है, उस मृत शरीर से भोजन प्राप्त करना ही उसे को कहते हैं मृतजीवी। तो इसीलिए इसका हमारा सही उत्तर होगा मृतजीवी, ऑप्शन बी। 19वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग इनमें से कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है दोस्तों, ये भी उसी प्रकार का सवाल है दोस्तों। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। वृक्क मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? देखिए दोस्तों, सवाल को मैं दोबारा रिपीट करके इसीलिए दोहरा के बता रहा हूँ आप सबको, क्योंकि आपको इसी वीडियो के माध्यम से पढ़ने के साथ ही साथ कम से कम 50% से ज़्यादा आपको याद हो जाने चाहिए। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 2 से 3 बार मैं इस प्रश्न को रिपीट करूँ, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा आप इसे नॉलेज हासिल कर सकें। तो ये हमारे किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर है हमारा दोस्तों ऑप्शन ए, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों हमारा रंध्र द्वारा। रंध्र द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनली। ग्रसनली, इनमें से बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहती है, ये बड़ी आंत है, इसीलिए यह ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, बड़ी आंत सबसे लंबी होती है। लेकिन ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर है, छोटी आंत। छोटी आंत सबसे लंबी होती है दोस्तों। यह पतला जरूर होता है, लेकिन यह सबसे लंबा होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारी प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। इसीलिए इसका देखिए दोस्तों ऑप्शन सी मेरा सही होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है हरे पेड़ पौधे में। अगर हरे पेड़ पौधे ना हो तो हमारा प्राकृतिक संतुलन भी बना नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है हमारा। 24वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सॉरी दोस्तों, यहाँ हिते है हो गया है, यहाँ होना चाहिए था होते हैं।
तो यह मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो यह मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं दोस्तों। यह जब आप बड़े उम्र के क्लास में जाइएगा, आप 12th में जाइएगा, तब इसके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना होगा। तो इसीलिए अभी से आप थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि इसका 4 कोष्ठक होते हैं। हमारे हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना आखिरी और 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों न्यूरॉन। यह सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों। यह न्यूरॉन ही दोस्तों हमारे बहुत काम आते हैं। जहाँ भी आपको कोई चोट लगती है तो इसी न्यूरॉन के माध्यम से आपके दिमाग तक वह मैसेज पहुंचता है कि हाँ, हमारा यहाँ पे चोट लगी है। इसीलिए न्यूरॉन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए हमारा शरीर का सबसे लंबा कोशिका यही है, न्यूरॉन। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा आप लोग। इतना तो उम्मीद रखते ही हम आपसे। तो चलते हैं, अभी के लिए इतना ही, और लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। और अभी लेके आएंगे दोस्तों फिर से अगला वीडियो। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अलविदा।